तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी सही जाती होगी। ये तो मैं फिर देखूंगा आपके मॉक टेस्ट में कि आप मॉक जब देंगे, पेपर 1 के बाद देना चाहते हैं, पेपर 2 के बाद, आप आपस में कोऑपरेट करके कोलैबोरेशन करके मुझे बता दीजिएगा। देखें, अभी तक मैं आपको वेक्टर्स करा चुका हूँ। 20 नंबर का वो सवाल आपका पक्का इंशाल्लाह आएगा। अब फ्लूइड डायनामिक्स मैं मुकम्मल करा चुका हूँ। मुकम्मल का मतलब जो है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अहम है, वो मैं आपको करा चुका हूँ। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें से एक क्वेश्चन आएगा और मैं आपको पेपर के दौरान, पेपर से कुछ देर पहले मैं क्लास रख के बता दूंगा कि आप इन चीज़ों पे फोकस करें। और अब जो हम कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें हमने 2 चीज़ें कर ली थी, टाइम डिलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। टाइम डिलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो थे, दे आर बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। और हमने जो उसकी रिलेटिविटी की लेंथ निकाली थी, और जो हमने उसके अलावा जो हमने टाइम डिलेशन निकाली थी, वो हमने निकाले थे उसकी मदद से, सिंपल फार्मूलाज की मदद से। अब जो हम करेंगे वो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इंतहाई कीमती सवाल है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी झलक आपको उन इम्तिहानात में लाजमी नजर आएगी। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ लें, जिसने समझ लिया उसके लिए फिर इसके आगे जो सवाल आते हैं वो करना आसान हो जाएंगे। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? देखें, मैंने आपको बात बताई कि आप जब भी किसी इवेंट को मेजर करते हैं, जब भी किसी इवेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इवेंट को ऑब्जर्व करने के 2 तरीके हैं। एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होगा और एक नॉन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होगा। यानी एक मूविंग ऑब्जर्वर होगा या फिर एक नॉन मूविंग ऑब्जर्वर होगा। उसकी मदद से हम जो है रिलेटिविटी किसी भी इवेंट की फाइंड आउट करते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको मदद देता है, या आपको ऐसी इक्वेशंस का सेट देता है कि वो इक्वेशंस के सेट को आप इस्तेमाल करके मूविंग और नॉन मूविंग जो इवेंट है, मूविंग में और नॉन मूविंग के, उन दोनों को साइमल्टेनियसली आप उन इक्वेशंस की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लॉरेंस इक्वेशंस या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस आपको ऐसी इक्वेशंस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप मूविंग और नॉन मूविंग जो इवेंट है, या आपके पास जो मूविंग और नॉन मूविंग ऑब्जर्वर जो है, वो किसी भी इवेंट को बैक वक्त मूविंग और नॉन मूविंग ऑब्जर्वर एक ही इवेंट को मेजर कर सकता है और उसकी वैल्यू रिलेटिविटी की इस इक्वेशंस के सेट की मदद से निकाल सकता है। इसे हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखें, द सेट्स ऑफ इक्वेशन which relates coordinates of a single event in 2 different frame is called Lorentz transformation। मतलब आपके पास एक ही इवेंट है और उस इवेंट को एक मूविंग ऑब्जर्वर ने और उसी इवेंट को एक नॉन मूविंग ऑब्जर्वर ने मेजर किया है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट किया जा सकता है। किसकी मदद से? वो हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको कोऑर्डिनेट्स का बता दूं। आपके पास अगर 2 इवेंट है, एक इवेंट है और आपके पास एक नॉन मूविंग और एक मूविंग ऑब्जर्वर है, और जो मूविंग ऑब्जर्वर है उसका फ्रेम जो जिसकी मदद से वो मेजर कर रहा है वो है एस डैश। तो मूविंग का आपके पास जो फ्रेम है वो क्या है? एस बार। और जो नॉन मूविंग है उसका आपके पास फ्रेम है एस। अब ये दोनों शख्स या एक ही शख्स जो दोनों कंडीशंस दोनों फ्रेम्स में है, वो एक इवेंट को मेजर कर रहा है। अगर वो नॉन मूविंग है तो उसका फ्रेम क्या है? रेस्ट फ्रेम एस है, ठीक है। और जो मूविंग है उसका फ्रेम क्या है? एस डैश। अब जो नॉन मूविंग है, वो जब कोऑर्डिनेट निकालेगा किसी भी इवेंट के नॉन मूविंग, वो होंगे एक्स वाई जेड टी। ये इसके क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स। और जो मूविंग निकालेगा किसी भी इवेंट के, सिंगल इवेंट जो वो नॉन मूविंग वाला कर रहा है, और जब वो मूविंग वाला निकालेगा तो वो क्या होंगे? एक्स बार, वाई बार, जेड बार, टी बार। इसका मतलब ये है कि ये मूविंग वाला इवेंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहा है। तो ये जो एक्स बार है इसको आप एक्स से रिलेट कर सकते हैं, जो कि मूविंग का नॉन मूविंग से रिलेट कर रहे हैं आप।
फिर वाई बार को आप वाई से रिलेट कर सकते हैं, जेड बार को आप जेड से रिलेट कर सकते हैं, टी बार को आप टी से रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास दो फ्रेम्स हैं, एक सिंगल इवेंट है, इन दोनों फ्रेम्स के अलग अलग आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं। ये आपके पास जो है ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये एंड पे नताइज देगा। अब देखें आपके पास सवाल कैसे आएगा, वो कहेगा डिस्कस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, या वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा लॉरेंस पे और कैसे सवाल बनते हैं जो हम आगे करते जाएंगे। उसके अलावा वो कहता है लॉरेंस इक्वेशंस निकालें। तो आपने पहले लॉरेंस की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद 3 नेसेसरी स्टेप्स जो है इन इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए, इन इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए 3 जरूरी इकदाम आप करते हैं। पहला आपके पास मैंने बताया रेस्ट फ्रेम होता है, दूसरा मैंने आपको बताया आपके पास जो है मूविंग फ्रेम होता है, और तीसरा आपके पास इवेंट होना चाहिए जिस इवेंट के आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। वो इवेंट क्या हो सकता है, आपने फॉर एग्जांपल किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है, वो आपके पास इवेंट है। किसी चीज का टाइम मेजर करना है, वो आपके पास इवेंट है। फिर मैंने आपको कहा था कि आप मैथ भी जो है उसकी रिलेटिविटी भी मेजर कर सकते हैं, और ये एफएससी में हुआ है, और मैंने कहा था ये आपने खुद देखना है। तो मैथ्स को जो रिलेटिविटी है उसे मेजर करना, ये भी एक इवेंट है। तो ये आपके पास इवेंट है। तो 3 स्टेप्स क्या है, मूविंग फ्रेम होना चाहिए आपके पास, उसके अलावा रेस्ट फ्रेम होना चाहिए, और थर्ड आपके पास वो इवेंट होना चाहिए जिसपे आपका ऑब्जर्वर काम कर रहा है। ये आपके पास हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास एक इवेंट है, ये इवेंट है लेट, और इस इवेंट का काम हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने किसी कार की वेलोसिटी निकालनी है फॉर एग्जांपल, तो ये इवेंट जो आपके पास एक ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट है, ये एस का मतलब है रेस्ट ऑब्जर्वर, ये इस इवेंट के जो कोऑर्डिनेट निकालेगा वो क्या होंगे, एक्स वाई जेड टी। तो एक्स वाई जेड टी जो है आपके पास कोऑर्डिनेट होंगे एक रेस्ट ऑब्जर्वर के जो कि एक सिंगल इवेंट को मेजर कर रहा है। तो जो आपके पास मूविंग वाला ऑब्जर्वर होगा, ये जो मूविंग ऑब्जर्वर है एस बार, इधर आपने यू लिखा है, इसका मतलब ये आपके पास चीज मूव कर रही है। तो इसके जो वो कोऑर्डिनेट मेजर करेगा इसी सिंगल इवेंट के, वो क्या होंगे, एक्स बार वाई बार जेड बार टी बार। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो चेंजिंग्स आई, इसने जब मूविंग जब ये मोशन कर रहा है, तो एक्स से क्या चेंज एक्स बार, वाई से क्या चेंज वाई बार, इन कोऑर्डिनेट्स को रेस्ट वाले को आपका मूविंग वालों के साथ रिलेट करना, इसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपके पास क्या होगी, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन एक रेस्ट फ्रेम को रिलेट करती है, उसके कोऑर्डिनेट को रिलेट करती है एक मूविंग फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके साथ। ठीक है, अब इसका आपके पास प्रूफ है। प्रूफ जब आप करेंगे मैं आपको बताता हूँ आपने हेडिंग्स कैसे बनानी है पेपर में, और आपने देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। तो आपके पास फॉर एग्जांपल, मैं अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इस बार सीएसएस में सवाल आया जनरल थ्योरी पे और स्पेशल थ्योरी पे, और मैंने कहा था जब मैं ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ा लूंगा, ये पूरा टॉपिक जो है पढ़ा लूंगा, उसके बाद आप मुझे किसका ये सवाल सोल्व करके देंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि आप पास्ट पेपर सोल्व करें, जितने हो सके न्यूमेरिकल सोल्व करें। अगर अभी आपके लेक्चर मतलब कम हुआ है, तो अभी जब मैं और 5-6 लेक्चर हो जाएंगे मुकम्मल, तो आप तब सोल्व करके भेजें। तो आप किसी भी टाइम भेज सकते हैं। तो देखें आपके पास अच्छा, मेरे पास आवाज तो मैक्सिमम है, यहाँ से मेरी आवाज मैक्सिमम है। देखें किसी को आवाज का इशू आ रहा है तो काइंडली मुझे बताएं। हफीज साहब कह रहे हैं कि उन्हें आवाज का इशू आ रहा है। जी ठीक है, मैं मेरे पास वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है। माजरत चाहता हूँ अगर आपको आवाज सही नहीं आ रही, मैं को देखता हूँ क्या इशू है। अच्छा देखें, आपके पास क्लासिकल फिजिक्स थी, इससे पहले आइंस्टाइन के थ्योरी, किससे पहले, उसके बाद आपके पास आ गई मॉडर्न फिजिक्स।
अब आपके पास क्लासिकल फिजिक्स जब थी, जिसे हम कह सकते हैं गलीलियो की फिजिक्स, आपको पता है फिजिक्स की बुनियाद जो है वो गलीलियो ने रखी थी। तो जो गलीलियो की फिजिक्स थी उसमें टाइम की रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त ये समझा जाता था टाइम अब्सोल्यूट है। अब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि टाइम जो है वो चेंजेबल नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप मतलब फ्यूचर में ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब इस आसान अल्फाज में मैं ये कह रहा हूँ कि आप टाइम में हेर फेर नहीं कर सकते। ये अब्सोल्यूट क्वांटिटी है। जो यहाँ टाइम है वही टाइम किसी और प्लेनेट पे है। हर जगह टाइम क्या है, अब्सोल्यूट है। ये गलीलियो की फिजिक्स कहती थी, क्योंकि उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिवली मूव कर सकती है, और उस वक्त स्पीड ऑफ लाइट का भी इल्म नहीं था। तो इसे गलीलियो की फिजिक्स कहते हैं। तो गलीलियो ने अपनी कुछ इक्वेशंस दी रिलेटिविटी की, जो सिंपल थी, जिसमें आपके पास रिलेटिविटी तो उसे नहीं कह सकते। तो वो जो इक्वेशंस थी गलीलियोस की इक्वेशंस, उसे आप देखें वो क्या कहती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इवेंट है, आप उसे मेजर कर रहे हैं। ये कार है, पहले कार इधर थी, अब कार मूव कर रही है, ये कार यहाँ पे आ गई, और इसे एक ऑब्जर्वर जो है वो इसे मेजर कर रहा है। तो ये मूविंग ऑब्जर्वर होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक चीज मूव कर रही है, और वो किस स्पीड से मूव कर रही है, यू की स्पीड से। देखें, जब कार यहाँ खड़ी थी और ऑब्जर्वर उसको तब मेजर कर रहा था, तब उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना था, एक्स था। ठीक है ना? आपके पास ऑब्जर्वर भी मूविंग था, और आपके पास जो कार है, इवेंट है, वो भी क्या था, सॉरी, नॉन मूविंग थे दोनों। अब आपकी कार ने हरकत करना शुरू किया। अब ये मूविंग जो है वो केस होगा, और उसने यू की स्पीड से मूव किया, और उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, एस इज इक्वल टू यू टी। तो आपकी कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ये है, और वो यहाँ आ गई। तो अब इसका एक्स एक्सिस से कितना फासला होगा, अब वो हो जाएगा एक्स बार। मैंने एक्स बार क्यों लिया? क्योंकि नाउ इट इज इन मूविंग स्टेट, और आप जब भी मूविंग को लेते हैं तब आप एक्स बार लेंगे, या वाई बार लेंगे, या जेड बार, या टी बार लेंगे। तो अब देखें, ये जो एक्स है जो कि मूविंग ने मेजर किया, सॉरी रेस्ट ने, नॉन मूविंग ने, वो क्या है, वो बराबर है आपके पास एक्स बार प्लस यूटी। तो आपके पास जो एक्स बार है वो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस यू टी। तो यहाँ पे आपके पास जनाब एक्स बार क्या आ गया, एक्स बार आपके पास आ गया एक्स माइनस यू टी। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे ये आपके पास मूविंग का है कोऑर्डिनेट, और ये आपके पास है नॉन मूविंग का कोऑर्डिनेट। तो इस गलीलियो की ट्रांसफॉर्मेशंस ने मूविंग को नॉन मूविंग से रिलेट कर दिया। देखें, गलीलियो की ट्रांसफॉर्मेशन ने मूविंग को नॉन मूविंग से रिलेट कर दिया। लेकिन ये जो गलीलियो की ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था टाइम वाला। टाइम वाला इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप टाइम को चेंज कर सकते हैं कि नहीं। और टाइम को चेंज करने का मकसद यह है कि आपकी कोई जो भी इवेंट है वो हरकत कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव। तो इसका मतलब गलीलियो की ट्रांसफॉर्मेशन में किसी चीज की डेफिशिएंसी थी, जिसको कवर किया लॉरेंट्स ने। ठीक है, जब आइंस्टाइन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, तो आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट के बाद लॉरेंट्स खड़ा हुआ, उसने कहा हाँ आइंस्टाइन सच कह रहा है, और मैं इसके जो है हक में जो है अपनी इक्वेशंस देता हूँ। तो देखें, आप पेपर में पहले लिखेंगे इसकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, फिर आप लिखेंगे व्हाट आर द 3 नेसेसरी स्टेप्स फॉर डिराइविंग द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। 3 स्टेप्स लिखेंगे। मैंने आपको कहा था हेडिंग्स हमेशा एक्सप्लेनेटरी आप देंगे, जिसमें आपको हेडिंग्स पढ़ के एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप ये चीज बता रहे हैं। उसके बाद तीसरा आप लिखेंगे इन क्लासिकल फिजिक्स गलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन आर फॉलोइंग। ये थी उनकी। अब देखें, ये गलीलियो की एक्स एक्सिस में आ गई, जो उसने एक्स बार निकाला। अब आपके पास ये जो गाड़ी है, इट इज नॉट मूविंग इन वाई एक्सिस, सो वाई बार रिमेन्स द वाई, टी बार रिमेन्स द टी। यस, ये पॉइंट
क्योंकि इसने कहा था कि टाइम इज एब्सोल्यूट, टाइम इज नॉट रिलेटिव क्वांटिटी, इसलिए। और जेड बार इज इक्वल टू जेड, ये आपके पास बाकी चीजें आ गई। अगर ये कार वाई एक्सिस में मूव करती तो ये इस तरह ये हो जाता, जेड एक्सिस में मूव करती ये हो जाता, ये मैं आपको वेव्स वाले चैप्टर में बताऊंगा। और टी बार जो है उसको तो बिल्कुल ही जो है ना चेंज नहीं किया जा सकता, गलीलियो की ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती थी। अब लॉरेंट्ज इक्वेशंस आ जाए, ये है लॉरेंट्ज इक्वेशन। लॉरेंट्ज इक्वेशन को इन्हीं ऊपर वाली गलीलियो इक्वेशंस की बेसिस पे ही निकाला गया था, लेकिन एक चीज शामिल कर ली थी, और वो चीज थी आपके पास कोई बॉडी मूव कर सकती है किस स्पीड से, रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट। तो इसके मतलब, इसका मतलब आपके पास जो चीज आएगी उसमें u और c की जो स्पीड है उसका रिलेशनशिप होगा। तो इन्हीं इक्वेशंस की बेस पे, गलीलियोस ट्रांसफॉर्मेशंस की इक्वेशन की बेस पे आपके पास हमने निकाली लॉरेंट्ज इक्वेशंस। और लॉरेंट्ज इक्वेशन जो है उसमें आपके पास रिलेटिविटी ऑफ टाइम आया। तो देखें अब आपके पास जो इक्वेशन आएगी, यही चीज बिल्कुल, ये एक्स बार है, इसके एक्स माइनस यू टी ही होगा, लेकिन इसके साथ क्या आ जाएगा, गैमा आ जाएगा। गैमा क्यों आएगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। वाई बार वाई ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इस सीमत में कोई जो है अमल नहीं हुआ, अगर होता तो आ जाता। जेड बार इज इक्वल टू जेड ही रहेगा, और टी बार बराबर आएगा गैमा। ये लाजमी अब आएगा, ये आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। देखिए इनकी डेरिवेशंस, इनके पीछे कुछ भी नहीं है ना, आपने पेपर में कोई डेरिवेशंस करने बैठना है, आपने यही इक्वेशंस लिखनी है। इसमें गैमा क्या है, जो गैमा है दरअसल ये आपके पास होता है 1/√1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो u वो स्पीड है जिससे आपका इवेंट मूव कर रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो आपके पास पूरा जो ये वाला फैक्टर है इसे आप कहते हैं गैमा। और ये आपको पता है, जब मैंने आपको रिलेटिविटी ऑफ टाइम कराया, या रिलेटिविटी ऑफ लेंथ कराया, या रिलेटिविटी ऑफ मास जो है, उसमें ये सारे फैक्टर आते हैं आपके पास। तो इसका मतलब आपकी जो रिलेटिविटी हो रही है वो किस चीज की वजह से हो रही है, वो इस फैक्टर की वजह से हो रही है कि आपके पास अगर u की स्पीड c के बराबर हो जाए तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये इनफिनाइट हो जाएगा। इस तरह अगर u बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो इसको u को आप 0 ले सकते हैं, तो 0 ओवर c 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 आपके पास 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 आपके पास 1 आ जाएगा, तो 1 ओवर 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह आप इसे जो है वो क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो आपके पास जो एक्स बार है वो किसके बराबर होगा, एक्स माइनस यू टी के। और ये जो गैमा है ये साथ में आपके पास क्यों आएगा, ये आपके पास इसलिए आएगा क्योंकि इसमें आपके पास रिलेटिविटी मौजूद है। तो इसलिए आप इसके साथ क्या लिखेंगे, आप इसके साथ जो है वो गैमा लिखेंगे। आगे समझ के नहीं। इसी तरह वाई बार आपके पास वाई आ जाएगा, जेड बार आपके पास जेड आ जाएगा, और टी बार जो है वो आपके पास आएगा गैमा इक्वल टू टी माइनस यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। इस चीज को आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। क्यों आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, देखें कि आपके पास जो इसकी कोई डेरिवेशन पीछे मौजूद नहीं है, और ये जो फैक्टर है यू एक्स, यू का मतलब स्पीड है, स्पीड को स्पीड से डिवाइड करें तो स्पीड नीचे आ जाएगा, और डिस्टेंस ओवर स्पीड आपके पास टाइम होता है, तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। इस तरह आप इसे याद रखेंगे, और इसे आपको याद, इसका रट्टा लगाना पड़ेगा, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। तो ये आपके पास एक्स बार, वाई बार, जेड बार और टी बार, ये आपके पास लॉरेंट्ज इक्वेशंस आ गई। आपको ये लॉरेंट्ज इक्वेशन लाजमी याद करनी पड़ेगी। 2021 में जो है इसका सवाल जो है वो आ गया था इस पे, स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी में डिफरेंस। और जो आपके पास 20 में पीएमएस है या प्रोविंशियल एग्जाम जो हमारा पंजाब का, उसमें जो है आपको ये लॉरेंट्ज इक्वेशन आ चुकी हैं। तो अब सीएसएस में इसके चांसेस हैं, पीएमएस का इतना नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास गैमा की जो है वो बराबर है 1 ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये आपके पास थी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, इन्हें याद करना पड़ेगा आपको, इन्हें रट्टा लगाना पड़ेगा। ऊपर वाली तीनों तो सही है, नीचे वाली टी बार को आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसे है, आप एक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, आप एक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। अब देखें
लॉरेंस इंटरवल ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास कोई भी इवेंट है, आपके पास कोई भी इवेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्केल है और आप उस स्केल की लेंथ मेजर करना चाहते हैं, आप उस स्केल की लेंथ मेजर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस से उसका ये वाला फासला x1 है और ये वाला फासला उसका एक्स एक्सिस से x2 है। तो आपके पास ये वाला फासला x1 है और ये वाला जो फासला इसका इस किनारे से है वो क्या है, x2 है। तो आपके पास इस स्केल की लेंथ क्या होगी, इस स्केल की लेंथ आपके पास होगी x2 माइनस x1। बिल्कुल, x2 को x1 में से निकाल दें तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी। इस x2 माइनस x1 को हम डेल्टा x कहते हैं। तो इस वाले कोऑर्डिनेट को हम इंटरवल कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये चीज याद रखें। फॉर एग्जाम्पल एक रेस्ट वाले नॉन मूविंग ऑब्जर्वर ने एक स्केल की लेंथ मेजर की है और वो जो लेंथ है उसके कोऑर्डिनेट x2 और x1 है और उसके कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वो उसकी लेंथ होगा और वो क्या है, x2 माइनस x1। तो आपके पास जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा डेल्टा x। इसी तरह आपके पास अगर एक मूविंग ऑब्जर्वर मेजर करता है तो वो लेंथ क्या होगी, ऑब्वियसली होगी x2 बार माइनस x1 बार और जो इसका डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा x बार। तो ये आपके पास डेल्टा x बार क्या होगा, ये मूविंग इंटरवल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये आपको समझ आ जानी चाहिए। अब देखें आपके पास डेल्टा एक्स बार, अगर आपके पास एक्स बार बराबर है एक्स माइनस यू टी और बाहर गैमा, इसी तरह डेल्टा एक्स बार किसके बराबर होगा, गैमा डेल्टा एक्स माइनस यू डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो भी आपके पास रिलेटिव है और डेल्टा एक्स भी रिलेटिव है। ठीक है ना, डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1, डेल्टा एक्स का मतलब x2 माइनस x1 और डेल्टा एक्स बार का x2 बार माइनस x1 बार, इस तरह। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो आपके पास डेल्टा वाई बार है वो आपके पास होगा डेल्टा वाई, डेल्टा जेड बार आपके पास होगा डेल्टा जेड और डेल्टा टी बार क्या होगा, तो आपके पास डेल्टा टी बार आपने एक्स वाई जेड और टी इनके साथ आपने डेल्टे लगाने होते हैं, याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास डेल्टा टी बार जनाब क्या आएगा, वो आपके पास आएगा गैमा डेल्टा टी माइनस यू डेल्टा एक्स ओवर सी स्क्वायर, ना यू के साथ आएगा ना सी के साथ आएगा, आपके पास सिर्फ आपके पास किसके साथ आएगा, टी एक्स वाई जेड, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड टी। तो ये चार कोऑर्डिनेट है, यही चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए आप डेल्टा भी इनके साथ ही लगाएंगे। तो ये आपके पास थी लॉरेंट्ज इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। और अगर सिंपल लॉरेंट्ज इक्वेशन है तो ये है। अब आप पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन लंबा करने के लिए इस तरह पहले आप इसकी जो है स्टेटमेंट लिखें, फिर आपके इसके बाद 3 नेसेसरी स्टेप्स लिखें, फिर उसके बाद आप इसकी जो है डायग्राम बना के एक सिंगल इवेंट को डिस्कस करें, फिर उसके बाद आप जो है लॉरेंट्ज इक्वेशन लिखें, फिर लॉरेंट्ज इंटरवल ट्रांसफॉर्मेशंस की ये इक्वेशन लिखें। ठीक है, उसके बाद आप एंड पे लिखेंगे कि हाउ वी डू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या हाउ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है आप उसे देखें, मेन चीज आपको समझाना ये चीज थी, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी कैसे वो देखना है। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको करना बहुत आसान है। उसमें क्या होता है, आपके पास पहली बात जो डेल्टा वाली वैल्यू है, आपके पास ये डेल्टा एक्स प्राइम है, तो इस जहां पे प्राइम है उस प्राइम को खत्म कर दें और जहां पे डेल्टा के साथ प्राइम नहीं है उधर प्राइम लगा दें। जैसे मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ डेल्टा एक्स प्राइम, अब आपने इस लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो आप क्या करेंगे, ये डेल्टा एक्स प्राइम है, इसको आप डेल्टा एक्स लिखेंगे, ये गैमा वैसे आएगा, ये डेल्टा एक्स खाली है तो आप इसे क्या लिख देंगे, डेल्टा एक्स प्राइम, और जहां पे आपके पास u होगा उसको माइनस की बजाय प्लस, तो इधर आ जाएगा प्लस यू डेल्टा टी बार। आगे समझ, तो जहां पे प्राइम नहीं है वहां प्राइम लगा दें, जहां पे प्राइम है वहां से प्राइम आप हटा दें, u को के साथ अगर नेगेटिव है तो प्लस कर दें, प्लस है तो उसे क्या कर दें, नेगेटिव कर दें। इसे हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह आप यहाँ पे देखें, ये डेल्टा टी प्राइम है, अगर इसको मैं खत्म करूं, प्राइम ये वाला खत्म हो गया, यहाँ पे इस पे प्राइम आ गया, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ गया, डेल्टा एक्स पे प्राइम हो गया, तो ये आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अगर आपको ये समझ नहीं आएगी तो आगे वाले सवाल नहीं हो पाएंगे, तो इसे समझना बहुत जरूरी है।
जी किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन काइंडली पूछें। जी स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है? जी ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अभी तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई है, अभी तो इसके काफी पार्ट हैं। वो लॉन्ग में ये आएगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल। मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि आपको सवाल इसी तरह आना है और आपने करना क्या है, क्योंकि मेन सीएसएस में होता है सवाल को समझना भी। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के सवाल समझ आ जाए या ऐसे की आपको समझ आ जाए तो पास होने के चांसेस 50 से 60% होते हैं। तो क्वेश्चन को पहले समझें कि वो पूछ क्या रहा है वहां पे, फिर शुरू करें। क्योंकि ये एफएससी तो है नहीं कि अगर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ गई तो ना आओ देखा ना ताओ देखा और शुरू हो गए। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को कहता है वेलोसिटी निकालें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। वो सारा भी मैं कराता हूँ। फिर कहेगा लेंथ निकालें, फिर कहेगा मैथ निकालें, फिर कहेगा आपको जो है टाइम निकालें। तो ये सारी चीजें जो है आपने देख के फिर करना है, ठीक है जनाब। जी नेक्स्ट, आगे आपके पास है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्यों निकाली, सवाल तो ये होना चाहिए। ये इसलिए निकाली, जिस हमने लेंथ डिलेशन या सॉरी टाइम डिलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो निकाली थी, वो हमने निकाला तो वो काफी लंबे लंबे तरीके थे। जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको फौरन क्विकली उनका आंसर दे देगा, ठीक है ना। तो अब आपको, आपने पीछे वेलोसिटी जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की रिलेटिविटी की, अब यहाँ पे आप वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और देखेंगे कि जब आपके पास इवेंट जो है, एक इवेंट को मेजर किया एक मूविंग ने और एक को नॉन मूविंग ने मेजर किया है, तो उनकी वेलोसिटी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई है, रिलेटिविटी की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो उसको हम निकालेंगे किसकी मदद से, उसको हम निकालेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। तो देखें, अब आपके पास एक इवेंट है, आप उसे मेजर कर रहे हैं। अब आपको पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो s इज इक्वल टू vt होता है और v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। और मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास रेस्ट ऑब्जर्वर है तो वो क्या लेगा, x y z t, या वो किसी इवेंट को निकालेगा x1 y1 z1 t1 और x2 y2 z2 t2 इंटरवल की फॉर्म में। और जो आपके पास होगा मूविंग, वो निकालेगा x1 बार, y1 बार, z1 बार, t1 बार। इसी तरह दूसरा उसको x2 बार, y2 बार, z2 बार और t2 बार, वो ये वाला मूविंग निकालेगा। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आप वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालते हैं। आपको पता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसके तीन कंपोनेंट एक्स वाई जेड बनेंगे। तो अगर उसका हम एक्स कंपोनेंट देखें और वो जो कंपोनेंट है उसे मेजर किया है एक मूविंग बंदे ने, मूविंग ऑब्जर्वर ने, देन इट विल बिकम वी एक्स बार। ओके, ये एक वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में मेजर किया गया है, किसकी जानिब से, एक मूविंग ऑब्जर्वर की मदद से। तो वो क्या है, डेल्टा एक्स बार ओवर डेल्टा टी बार, ठीक है ना। उसने एक इवेंट को निकाला है और वो क्या है, डेल्टा एक्स बार ओवर डेल्टा टी बार। डेल्टा एक्स बार का मतलब है उसने जो इसके कोऑर्डिनेट लिए हैं x2 बार माइनस x1 बार, और डेल्टा टी बार का मतलब है t2 बार माइनस t1 बार। ये आपके पास है x कंपोनेंट वेलोसिटी का, ठीक है जनाब। इसी तरह y कंपोनेंट क्या होगा, डेल्टा y बार ओवर डेल्टा t बार। इसी तरह z कंपोनेंट क्या होगा, डेल्टा z बार ओवर डेल्टा t बार। अब वी एक्स बार क्या हो जाएगा, अब देखिए ये आपके पास डेल्टा एक्स बार है और अभी मैं आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करा के आ रहा हूँ। डेल्टा एक्स बार किसके बराबर होगा, गैमा इंटू डेल्टा एक्स माइनस यू डेल्टा टी। तो क्या आ जाएगा, गैमा डेल्टा एक्स माइनस यू डेल्टा टी। ये आपके पास आ गया डेल्टा एक्स बार। और डेल्टा टी बार आपके पास क्या है, वह है गैमा डेल्टा टी माइनस यू डेल्टा एक्स ओवर सी स्क्वायर। ये आपके पास आ गया डेल्टा टी का कंपोनेंट। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं और आप मूविंग वाले के कोऑर्डिनेट को किस में कन्वर्ट आपने कर दिया है, आपने नॉन मूविंग कोऑर्डिनेट में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इधर से डेल्टा टी कॉमन ले लें। डेल्टा टी कॉमन क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ। गैमा से गैमा कट गया, डेल्टा टी ऊपर से भी कॉमन लें नीचे से भी कॉमन लें, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। अब देखिए इधर आ गया डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ये किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली ये आपके पास बराबर होगा वी एक्स के। अगर वी एक्स बार बराबर है डेल्टा एक्स बार ओवर डेल्टा टी बार के, तो वी एक्स सिंपल किसके बराबर होगा, तो वी एक्स सिंपल जो है वो आपके पास बराबर होगा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी के। तो
तो ये आ गया डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी माइनस यू, 1 माइनस यू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी स्क्वायर, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी को फिर इधर वी एक्स लिखें, तो वी एक्स माइनस यू 1 माइनस यू वी एक्स सी स्क्वायर। तो ये आपके पास रिलेटिविटी ऑफ वेलोसिटी आ गई, और ये रिलेटिविटी ऑफ वेलोसिटी इन एक्स कंपोनेंट आ गई कि उसका एक्स कंपोनेंट में रिलेटिविटी वेलोसिटी की क्या होगी। तो आपने इस तरह लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से वी एक्स बार निकाल लिया। इसी तरह वी वाई बार निकालें, मैंने आपको पहले बताया वी वाई बार आपके पास बराबर है डेल्टा वाई बार ओवर डेल्टा टी बार के, ठीक है, डेल्टा वाई बार ओवर डेल्टा टी बार के। अब जो आपके पास डेल्टा वाई बार है वो क्या है आपके पास, डेल्टा वाई मैंने आपको बताया है कि आपके पास वो वाई एक्सिस में मूव नहीं कर रहा, वाई एक्सिस में मूव नहीं कर रहा, तो डेल्टा वाई किसके बराबर आ गया बार, डेल्टा वाई के। लेकिन डेल्टा टी बार तो आपके पास चेंज होगा क्योंकि वो ऊपर भी चेंज हुआ है। तो आप क्या करें, उस डेल्टा जो आपके पास टी बार है उसकी वैल्यू पुट करें, वो आगे गैमा इंटू डेल्टा टी माइनस यू डेल्टा एक्स ओवर सी स्क्वायर, ये आपके पास उसकी वैल्यू आ गई। इधर से आप कॉमन लें डेल्टा टी को, नीचे से, ऊपर से तो आएगा ही नहीं, तो नीचे से डेल्टा टी कॉमन ले लिया, तो अब आपके पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी आ गया। तो ये आपके पास जो है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी, ये आपके पास जनाब बराबर आ गया वी वाई के। आपने याद रखना है अगर वी वाई बार निकाल रहे हैं तो आपके पास इस साइड पे, दूसरी साइड पे वी वाई आना चाहिए कि आप नॉन मूविंग को मूविंग से रिलेट कर रहे हैं। तो ये वी वाई ओवर गैमा 1 माइनस यू वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गई किसकी वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी जो मेजर की गई है किसकी जानिब से, मूविंग ऑब्जर्वर की जानिब से। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास मूविंग ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, ये आपके पास नॉन मूविंग ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है। अगर गलीलियो होता तो गलीलियो कहता वी वाई बार बराबर है वी वाई के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपके पास जो है टाइम जो है वो अब्सोल्यूट नहीं रहा। गलीलियो ने टाइम को अब्सोल्यूट लिया था, आइंस्टाइन ने टाइम को अब्सोल्यूट नहीं लिया, जिसकी वजह से लॉरेंस ने जो इक्वेशन निकाली उसमें कोई डिफरेंस आपके पास आएगा। इसी तरह आपके पास वी एक्स का भी आपने निकाल लिया, वी वाई का भी निकाल लिया, अब आपको निकालना है जनाब वी जेड का। तो वी जेड का कंपोनेंट क्या होगा, डेल्टा जेड बार ओवर डेल्टा टी बार। डेल्टा जेड बार फिर किसके बराबर होगा, डेल्टा जेड के, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में हम फर्ज कर रहे हैं हरकत कर रही है। आप चाहें तो आप उसे जेड एक्सिस में भी मूव कराएं, लेकिन जरूरत नहीं, आप क्यों अपने जान के गिर्द बबाल पैदा करें। तो डेल्टा जेड बार का मतलब डेल्टा जेड ही होगा। आप डेल्टा टी बार की फिर वैल्यू पुट करें, जो आपको बार बार मैं कह रहा हूँ याद करनी पड़नी है, कभी कुछ चीजें आपको क्रैम करना पड़ती हैं। तो डेल्टा टी बार आपके पास आ जाएगा गैमा डेल्टा टी माइनस यू डेल्टा एक्स ओवर सी स्क्वायर, ठीक है जनाब। इसमें फिर आप नीचे से डेल्टा टी कॉमन लें, जब मैंने डेल्टा टी कॉमन लिया, डेल्टा जेड ओवर डेल्टा टी, इधर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, ये तो आपके पास वी एक्स के बराबर आ गया, जो कि ऊपर भी आया था, उसे मैं डिस्कस नहीं कर सका। तो डेल्टा जेड ओवर डेल्टा टी जो है वो आपके पास बराबर है किसके, वी जेड के। तो वी जेड ओवर गैमा 1 माइनस यू वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, तो ये आपके पास वी जेड के कोऑर्डिनेट को, मूविंग कोऑर्डिनेट को आपने रिलेट किया नॉन मूविंग से। अब आप एक चीज देखें कि यहाँ पे भी वी एक्स आया है, यहाँ पे भी वी एक्स आया है, लेकिन ये कंपोनेंट कौन से हैं, वी वाई और वी जेड के। इसका मतलब आपकी जो वी एक्स है उसमें आपकी चीज मूव कर रही है, और उसको उसकी वजह से ही टाइम डिलेशन हो सकती है, क्योंकि वही चीज अप्रोच कर सकती है स्पीड ऑफ लाइट के, और वो वेलोसिटी किस कंपोनेंट में है, वो वी एक्स में है। ये याद रखने के तरीके हैं कुछ कि आप कैसे याद रख सकते हैं। तो ये आपके पास तीन थे। इसमें सवाल सीएसएस में जो है वो आपके पास सिंपल आएगा कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की वो कहेगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अभी मैंने एक कॉन्सिक्वेंस कराया है, आगे जाके 2 से 3 और मैं कराऊंगा, और सवाल सीएसएस में सीधा सीधा आया है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपकी मेंटालिटी पे है कि आप कितना सवाल को लिखते हैं। तो एक तो वो कह सकता है कि वेलोसिटी की जो रिलेटिविटी है उसे निकालें विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, या दूसरा वो कह सकता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्कस एनी टू, डिस्कस एनी वन। तो ये आपके क्वेश्चन जो है वो
वेरी कर सकता है। तो ये आपकी थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने अप्लाई किया किसी भी इवेंट की वेलोसिटी निकालने पर। तो आपको तीनों करने पड़ेंगे, वी एक्स बार, वी वाई बार और वी जेड बार। तो ये थी आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए एक और चीज जो इधर बताने वाली है, अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे वी एक्स बार, वी वाई बार, वी जेड बार है, एक बार CSS में आया हुआ है, उसने क्या ये लॉरेंस इक्वेशन है, इनकी जो है एंटी लॉरेंस करें या इनकी जो है इनवर्स लॉरेंस करें। तो मैंने आपको इनवर्स लेना अभी सिखाया है। मैं फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन को पकड़ लेता हूँ वी जेड को, तो इसका यहाँ से प्राइम खत्म कर दें और यहाँ पे प्राइम लगा देंगे आप, ठीक है ना। और किस पे प्राइम लगाएंगे, फिर वी एक्स पे प्राइम लगाएंगे, और बाकी किसी चीज पे प्राइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरह अगर वो कहता है इसकी करें वी एक्स की, तो आप क्या करेंगे, इसका वी एक्स वाला प्राइम खत्म करेंगे, ये जो माइनस यू है नीचे भी माइनस यू को प्लस यू कर देंगे, इस वी एक्स को वी एक्स प्राइम कर देंगे, इस माइनस यू को फिर प्लस यू कर देंगे और वी एक्स के ऊपर प्राइम लगा देंगे। तो ये आपके पास एंटी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगी, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, इसको आपने कैसे करना है। और नीचे उसने करके भी दिखाया है, इनवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन उसने आपको करके बताई है कि आप इस